दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूशन जीके का क्लास नंबर 4। और इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं जहां पे हमने मौर्य शासन किया था, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में जो अंतिम शासक था बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या किसने की? इसकी हत्या की उसका जो सेनापति था, और सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने। और कब की? 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद एक नया वंश आया हमारा, कौन सा? शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश बोलो या फिर ब्राह्मण साम्राज्य। तो आज का टॉपिक हमारा होगा शुंग वंश। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शुंग वंश को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा शुंग वंश के संस्थापक। तो संस्थापक कौन होंगे? पुष्यमित्र शुंग। और कब स्थापना की? ये हुई 185 ईसा पूर्व में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो शुंग वंश था उनकी जाति क्या थी, वो किस जाति के? तो ब्राह्मण जाति को। और इसी वंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है या ब्राह्मण वंश भी से कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद राजधानी की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने जो राजधानी बनाई वो बनाई विदिशा को। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसे किसने हराया था? तो उसे हराया था मिनेंडर। और मिनेंडर कौन था? इंडो यूनानी शासक। ठीक है, तो उसने जो है पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार किया? कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया? तो आंसर हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। और गुरु कौन थे? पंतजलि। ठीक है, तो गुरु थे जिन्होंने ये यज्ञ किया था। और गुरु का नाम भी पूछ सकता है, तो पंचली उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। दूसरा होता है किस जाति के? तो ब्राह्मण जाति का। थर्ड आता है राजधानी विदिशा को। और क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया? मिनेंडर ने। किस? और मिनेंडर जो था इंडो यूनानी शासक था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार कराया? तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। और गुरु कौन थे? पंतजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण किया? एक स्तूप का निर्माण भी किया था, तो स्तूप का नाम पूछ सकता है, तो वो जाएगा भरूत स्तूप का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग या फिर का जो वंश था शुंग वंश का अंतिम शासक बोल सकता है कि अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। और कब की? 73 यानी 73 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो देवभूति की हत्या की वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में। और एक नए वंश की स्थापना की, और जिसका नाम है कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश। तो कर्ण वंश की स्थापना की वासुदेव ने कब? 73 ईसा पूर्व में। और इसके बाद कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद इसका अंतिम शासक बात करेंगे, तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा। ठीक है, और उसके बाद सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमुक ने। और कब? 60 ईसा पूर्व, या कह सकते हो कि 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने हत्या की। किसकी? सुशर्मा की। और एक नए वंश की नींव रखी, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा इस वंश से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और इस नया वंश हुआ था हमारा सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक है। और कब की? 60 ईसा पूर्व में। ठीक, उसके बाद राजधानी क्या बनाई? तो यहाँ पे राजधानी देखिए, राजधानी जो सातवाहन वंश की थी वो थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान दे सकता है, या फिर आंध्र प्रदेश। अगर स्टेट पूछता है आंध्र प्रदेश, जिला पूछता है तो औरंगाबाद। तो 3 इसकी राजधानी थी। क्या बोलते हैं, 3 इसके ऑप्शन है, 3 आंसर है, तो तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। कह सकता है कि जो सातवाहन वंश का जो राजधानी थी वो किस राज्य में थी, या कह सकता है किस जिले में थी, या फिर पूछ सकता है कि कहाँ थी। तो प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिला। नेक्स्ट है सातवाहन वंश में जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे? तो फर्स्ट है सिमुक जो इसके संस्थापक है। दूसरा है सतकर्णी। तीसरा है गौतमी पुत्र सतकर्णी। चौथे हो जाएंगे वशिष्ठी पुत्र। पांचवे हो जाएंगे पुल्लुमामी। और यज्ञश्री सतकर्णी। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो प्रमुख शासक थे वो थे सातवाहन वंश के। अब इन शासकों में जो इम्पोर्टेंट था वो कौन था? सतकर्णी। ठीक है, तो सतकर्णी का क्वेश्चन आता है कि सतकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार कराया? तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और एक बार सतकर्णी ने राजसूय यज्ञ भी कराया था। ठीक है, तो एक बार राजसूय यज्ञ कराया और 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था सतकर्णी ने। इसके बाद सातवाहन वंश में प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे? तो 2 साहित्यकार उस टाइम पे थे, एक था हाल और दूसरा था गुणाद है। ठीक है, तो 2 जो है साहित्यकार थे सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लेते हैं। संस्थापक पूछेगा तो सिमुक हो जाएगा, राजधानी पूछेगा तो प्रतिष्ठान दे सकता है, या फिर आंध्र प्रदेश स्टेट हो जाएगा, और जिला हमारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा औरंगाबाद। प्रमुख शासक हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 1-2 का नाम याद रखना है। सिमुक हो गया, सतकर्णी हो गया, और गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार, और एक बार राजसूय यज्ञ कराया था। ठीक है, तो एक बार राजसूय। उसके बाद 2 साहित्यकार इसमें थे सातवाहन वंश में, एक था हाल और दूसरा हो जाएगा हमारा गुणा
अब यहाँ पे दोनों की कौन कौन सी इन्होंने रचना की है। हाल और गुरादे दो दो साहित्यकार रहते थे सातवाहन वंश में। तो हाल ने की बात करूँ तो हाल की जो रचना थी उनका उसका नाम है गाथा सप्तशतक। ठीक है, तो गाथा सप्तशतक ये लिखा हाल ने, और गुणाधे ने कौन सी लिखी, व्रत कथा। तो दोनों का जो रचना है वो भी याद रखनी है कि जो हाल है, हाल ने गाथा सप्तशतक और गुणाध्याय ने व्रत कथा, ये दो बुकें, ये बुक इन पुस्तकों को क्या किया था, रचना की थी। ठीक है, अगला आता है मुद्राएं। अगर मुद्राएं बात करें सातवाहन वंश के टाइम पे कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, तो मुद्राएं काफ़ी थी यहाँ पे। एक चांदी हो गया, तांबे हो गया, सीसा हो गया, पॉटिन हो गया और कांसा हो गया। ठीक है, तो ये मुद्राएं उस टाइम पे चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश ने स्टार्ट की। ठीक है, किस वंश ने सर्वप्रथम किया, तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी सातवाहन वंश ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो क्या थी, तो भाषा उनकी थी प्राकृत और लिपि उनकी क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, और उसके बाद जो समाज था सातवाहनों का समाज वो कैसा था, वो था मात्र सतात्मक। ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश के टाइम पे महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां क्या क्या थी। ठीक है, तो वो थी, एक तो कार्ले का चैत्य हो गया, दूसरा अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण हो गया, तीसरा हो गया अमरावती कला का विकास। ठीक है, अमरावती कला का विकास, ये सातवाहन के टाइम पे क्या थे, महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां थी उस टाइम की। ठीक है, सातवाहनों की। तो ये इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भारत के यवन राज्य। ठीक है, ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारा रहेगा भारत के यवन राज्य, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, एक तो हमारा हो गया हिंदू यूनानी। ठीक है, तो भारत के यवन राज्य में हिंदू यूनानियों के बारे में, शकों के बारे में, पल्लव के बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं तो पल्लव के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और कुषाण के बारे में। ठीक है, तो चारों ही तीनों ही टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदू यूनानी के बारे में। तो हिंदू यूनानी की बात करें तो हिंदू भारत पर जो आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का ये क्रम है, यानी सबसे पहले किया था हिंदू यूनानियों ने, उसके बाद शकों ने, फिर पल्लव ने और लास्ट में कुषाणों ने। ठीक है, उसके बाद हिंदू यूनानी की बात करें तो सैल्यूकस ने, ठीक है, सैल्यूकस ने एक जो स्थापना की थी पश्चिमी और मध्य एशिया के जो साम्राज्य को के लिए जो उत्तराधिकारी उन्होंने चुना था, वो किसे बनाया, तो सैल्यूकस ने जो उत्तराधिकारी बनाया था वो बनाया था एंटीयोकस प्रथम को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि सैल्यूकस ने जो पश्चिमी और मध्य एशिया के जो साम्राज्य था इसके लिए जो उत्तराधिकारी बनाया था वो किसे बनाया था, एंटीयोकस प्रथम को। ठीक है, तो सैल्यूकस ने। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है एंटियोकस सेकंड। एंटियोकस सेकंड के टाइम पे क्या हुआ था, एंटियोकस सेकंड के टाइम पे जो भी शासनकाल था, शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुए, बहुत सारे प्रांत बन गए थे। ठीक है, बहुत सारे जो प्रांत थे वो स्वतंत्र हो गए थे। तो सिंपल सी बात में एक शॉर्ट अगर हम देखें सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एंटियोकस सेकंड के टाइम पे क्या सारे जो प्रांत थे वो स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, तो हिंदू यूनानी की बात करते हैं। हिंदू यूनानियों में सैल्यूकस ने पश्चिम और मध्य एशिया के जो भी साम्राज्य था उसके लिए जो उत्तराधिकारी चुना था वो चुना था एंटियोकस प्रथम को। और सेकंड क्वेश्चन आता है उसके बाद, एंटियोकस सेकंड के टाइम पे बहुत सारे जो प्रांत थे वो स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा लैंग्वेज में दो हमारे लाइन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया का विद्रोह। बैक्टीरिया का विद्रोह, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया के विद्रोह का जो नेतृत्व था सबसे पहले वो किसने किया था, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो नेतृत्व किया था किसने, डियोडोटस प्रथम ने। ठीक है, ये नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था डियोडोटस प्रथम ने, तो बहुत बार हो सकता है कि पूछे। उसके बाद बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ और किन किन राजाओं ने शासन किया, तो काफी बार शायद हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे, तो एक बार देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट राजाओं के नाम देख लेना। डियोडोटस सेकंड हो गया, यूथिडेमस हो गया, डेमिट्रियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें डेमिट्रियस हो गया, मेनेंडर इंपॉर्टेंट है, यूक्रेटाइडस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन शासकों में एक डेमिट्रियस याद रखना और दूसरा मिनेंडर याद रखना। ठीक है, बाकी डियोडेटस प्रथम के टाइम पे बैक्टीरिया ने क्या किया था, बैक्टीरिया का जो भी विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो डियोडोटस प्रथम ने। उसके बाद क्वेश्चन अगला आएगा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया का शासक कौन था, तो वो था डेमीट्रियस। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेमी
बैक्ट्रियस, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आराम से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से लैंग्वेज में समझा पाऊँ इस चीज़ को। ठीक है, बाकी इसके बाद भी डाउट होता है तो वो चीज़ आप बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को इतना सपोर्ट करते हो। और एक मैम है जो काफ़ी कमेंट कर रही थी कि वीडियो के लिए, तो काफ़ी सही चीज़ है कि अगर हो सकता है कि अगर वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं आती तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन का एक ही वीडियो में कवर करने की। ठीक है, तो बाकी वीडियो यहाँ पे कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाने की, और जो ल्यूशन का जो भी हिस्ट्री पोर्शन हो गया या फिर ल्यूशन जीके हो गया, एग्जाम से पहले पहले खत्म करने की। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं हिंदू यूनानी में। तो हिंदू यूनानी में ये वाला लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत पर सबसे पहले किस आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया का शासक वो कौन था, तो डेमिट्रियस था। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया था, डेमिट्रियस ने क्या किया, इसने लगभग 190 ईसा पूर्व, मैंने नोट नहीं किया बट इसने आक्रमण किया था 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके। इसके बाद इसने क्या किया, अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया और सिंध हो गया। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सिंध हो गया, पंजाब हो गया और अफगानिस्तान होगा। ये इसके बहुत सारे जब भागों पर इसने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। और उसके बाद डेमिट्रियस की बात चल रही है, डेमिट्रियस ने इन इन जगहों पर अधिकार कर लिया था भारत पर आक्रमण करके। बाकी जगहों पे भी उसने अधिकार, अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया और सिंध हो गया। और उसके बाद जो राजधानी इसने बनाई वो बनाई साकल। इंपॉर्टेंट है, डेमिट्रियस की राजधानी क्या थी, शाकल थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो राजधानी शाकल हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा ये, इनमें हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था, तो हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात था मिनेंडर। और इसका शासनकाल पूछ सकता है तो 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व में रहा। ठीक है, तो सबसे विख्यात शासक शासक यही हमारा इंपॉर्टेंट है, मिनेंडर। ठीक है, इसके बाद राजधानी मिनेंडर ने क्या बनाई थी, तो इसने राजधानी बनाई थी शाकल को। शाकल बोले तो आज के टाइम पे अगर हम बोले तो सियालकोट उसे कहा जाता है। ठीक है, तो मिनेंडर जो कि सबसे विख्यात शासक था हिंदू यूनानी शासकों में, और 165 से 145 ईसा पूर्व था। और जो राजधानी थी शाकल, या फिर आज के टाइम पे बोले तो सियालकोट। ठीक है, और यही उस टाइम पे शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, यही जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। उसके बाद अगला आता है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, मिनेंडर मिनेंडर बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली, नागसेन से। ठीक है, नागसेन से या फिर बोलो नागार्जुन से। उसके बाद मिलिंद पन्नो करके एक बुक है, मिलिंद पन्नो। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मिलिंद पन्नो जो है किस शासक के ऊपर है या फिर ये किस किस से संबंधित है। तो मिलिंद पन्नो में जो है इसमें मिनेंडर के प्रश्न होंगे और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में, इन्होंने एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। और इस पुस्तक का नाम ही क्या है, मिलिंद पन्नो, या फिर कह सकते हो कि मिलिंद के प्रश्न, या फिर मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो मिलिंद पन्नो में मिनांद्र के प्रश्न और नागसेन के उत्तर है। ठीक है, तो ये चीज बस याद रखना कि मिलिंद पन्नो किससे रिलेटेड है, मिनेंडर हो गया और नागसेन से। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी करने वाले कौन थे। ठीक है, तो हिंदू यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुए जिसने क्या किया है, जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो सबसे पहले जो हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए किसने, हिंदू यूनानी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी जो है इन्होंने क्या किया था, एक हेलिस्टिक आर्ट की बात करें तो हेलिस्टिक आर्ट मतलब हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम के जो सीमा प्रांत है वहाँ पर एक प्राचीन कला चलाई थी, और इस कला को ही हेलिस्टिक आर्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये मिलती जुलती है भारत में जो एक कला है गाधान कला, इससे मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था हिंदू यूनानी के बारे में। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करने हैं। जिसमें मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट लाइन है वही टॉपिक आपको याद करना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक, अगला आता है हमारा यूनानी की बात कौन है, तो यूनानियों के बात आते हैं शक। ठीक है, शक शक आते हैं। शकों की जो है 5 शाखाएं थी, टोटल बोलेगा शकों की कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। और हर शाखा की जो राजधानी थी वो या तो भारत में या फिर अफगानिस्तान में के अलग अलग भागों में थी। ठीक है, तो हर 5 शाखाएं शकों की थी और इन हर एक शाखा की अलग अलग राजधानी थी, और भारत और अफगानिस्तान में ही थी वो। ठीक है, अगर पहली शाखा बोले तो पहली शाखा जो है वो, पहली शाखा ने अफगानिस्तान में,
ठीक है, पहली शाखा अफगानिस्तान और दूसरी शाखा जो है पंजाब, पंजाब बोले तो राजधानी जो है तक्षशिला, ठीक है। और तीसरी शाखा की बात करें तो मथुरा, और चौथी शाखा जो है पश्चिम भारत, और एक जो लास्ट शाखा है पांचवी शाखा वो है ऊपरी दक्कन, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्थापित हुए, यानी 5 शाखाएं जो हैं वो 5 जगहों पे स्थापित हुई। तो पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिम भारत और पांचवी शाखा हमारी ऊपरी दक्कन में, ठीक है। तो ये शकों में 5 शाखाएं थी और 5 शाखाएं जो है इन इन जगहों पे थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पहला जो शक राजा था वो कौन था। तो प्रथम शक राजा था मो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शक जो है कहाँ के निवासी थे, तो ये निवासी थे मध्य एशिया के, ठीक है, मध्य एशिया के। और क्वेश्चन आता कि जो शक थे वो किसकी खोज में भारत आए थे, तो ये चरागाह की खोज में भारत आए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें 3-4 हमारे बन चुके, ठीक है। तो एक और राजा थे जिसने शकों को पराजित किया। तो शकों को सबसे पहले जो पराजित किया किसने किया, उज्जैन के स्थानीय राजा थे उन्होंने, ठीक है, नाम उनका दिया नहीं है। तो उज्जैन के राजा थे जिन्होंने शकों को पराजित किया। कब किया, 58 ईसापुर में, 58 ईसापुर में। और एक, ठीक है, और उसके बाद एक नया जो शकों को पराजित किया, तो उस विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसापुर में एक नया संवत चलाया जिसे कहते हैं विक्रम संवत, ठीक है। तो विक्रम संवत भी यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद शकों को पराजित करने के लिए जो उज्जैन के राजा थे, स्थानीय राजा, उन्हें एक नाम दिया गया या उपाधि दी गई विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य यहाँ पे उपाधि जो है, पूछता है कि टोटल कितने राजा थे जिन्हें ये उपाधि दी गई थी। तो टोटल राजा थे 14, यानी 14 राजा ऐसे थे, 14 राजा ऐसे हुए जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट को ये रखना, ये याद रखना है कि जो विक्रम संवत था कब स्टार्ट हुआ, 58 ईसापुर में। टोटल विक्रमादित्य उपाधि पाने वाले कितने राजा हुए, 14 राजा हुए। और इन 14 राजाओं में सबसे विख्यात राजा कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो हम गुप्त वंश में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें भी दी गई थी, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि पाने वाले 14 राजाओं में सबसे विख्यात थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्के जो सके थे, शक लोग जो शक थे, वो उन्होंने कौन से सिक्के चलाए, तो उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। तो शकों ने चांदी के सिक्के जलाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि शकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो शकों में सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है शकों का सबसे प्रतापी शासक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका शासन कब से कब तक था, 130 से लेकर 150 ईस्वी तक। अब ईसापुर नहीं, अब ईस्वी यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो 130 से 150 ईस्वी तक था किसका शासन, रुद्रदामन फर्स्ट का, जो कि शकों में सबसे प्रतापी शासक था। इसने एक बहुत अच्छा काम किया गुजरात के, ठीक है। इसने काठियावाड़ की, काठियावाड़, ये ध्यान रखना सुदर्शन जी, काठियावाड़ जगह भी दे सकता है, पूछ सकता है कहाँ पे है, काठियावाड़। काठियावाड़ की एक अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो मौर्य ने बनाया था, उसका इसने क्या किया, जीर्णोद्धार किया, ठीक है, जीर्णोद्धार। तो रुद्रदामन फर्स्ट ने सुदर्शन झील का क्या किया, जीर्णोद्धार किया, ठीक है, यानी दोबारा से उसका निर्माण किया या फिर उसे सही किया, उस चीज़ को कह सकते हो। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया किसने, रुद्रदामन फर्स्ट, जो कि शकों में सबसे प्रतापी राजा था और जिसका शासन काल था 130 से 150 ईसापुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रुद्रदामन जो है वो कौन सी भाषा या किसका सबसे बड़ा प्रेमी था। तो वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी था, या बोल सकते हो रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, ठीक है। इसके बाद उसने सबसे, रुद्रदामन फर्स्ट ने क्या किया, इसने सबसे सबसे लंबा जो अभिलेख है, संस्कृत में अभिलेख है, वो अभिलेख संस्कृत में जारी किया है। यानी सबसे पहले संस्कृत भाषा में सबसे जो लंबा अभिलेख है वो जारी किया किसने, रुद्रदामन फर्स्ट ने। और अभिलेख का अगर नाम पूछा जाता है तो उस नाम हो जाएगा गिरनार अभिलेख, ठीक है। तो गिरनार अभिलेख हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इससे, इसके पहले के सभी अभिलेख, यानी जो शकों से पहले के जितने भी अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में थे, तो वो भाषा में थे प्राकृत, यानी शकों से स्टार्ट होता है हमारा अभिलेख संस्कृत भाषा में, ठीक है। और इससे पहले के सभी अभिलेख थे प्राकृत भाषा में, ठीक है। अच्छा, शक जो है, शक राजा अपने को क्या मानते थे, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे, यानी शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे भारत में, ठीक है। तो भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुषाण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 3-4 क्वेश्चन, 3-4-5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुषाण में। कुषाण की बात करें
तो पल्लव की इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शक आता है, शक के बाद पल्लव आते हैं। पल्लव के बारे में डिटेल यहाँ पे दी नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन आता नहीं। तो पल्लव आता है, उसके बाद हमारा कुषाण आता है। तो पल्लव के बाद कौन सा आता है? कुषाण। कुषाण की बात करें तो कुषाण जो है वो, इन्हें नाम दिया गया था एक यूची और तोकरी। तो कुषाणों को यूची और तोकरी भी कहा जाता था, ठीक है। जो यूची थे, यूची यूची कबीला, यूची जो थे वो एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा हुआ था, ठीक है। तो पल्लव के बाद आता है कुषाण। कुषाण जो है, कुषाण कहलाते थे यूची और तोकरी। अब तोकरी हमें नहीं पढ़ना, यूची पढ़ना, ठीक है। तो यूची में जो है, यूची कबीला जो है 5 कुलों में बटा हुआ था, 5 कुलों में। उन 5 कुलों में से एक कुल था कुषाण, ठीक है। उन 5 कुलों में से एक कुल था कुषाण, ठीक है। तो 5 कुलों में बटा हुआ था, उनमें से एक था कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कन्फ्यूशियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कन्फ्यूशियस, और राजधानी इनकी दो थी। एक थी पुरुषपुर, पुरुषपुर बोलो, या फिर दूसरा हो सकता है पेशावर, ठीक है। तो दो राजधानी इनकी थी, एक पेशावर और दूसरी पुरुषपुर, ठीक है। सॉरी, एक राजधानी पुरुषपुर आ सकता है या फिर पेशावर, ये पहली राजधानी थी। और दूसरी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। दूसरी राजधानी यहाँ पे दिया नहीं, बट नोट कर लेना, मथुरा, ठीक है। डार्क हो रहा है तो इसलिए दिखेगा नहीं। पहली राजधानी थी पेशावर या फिर पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी हो जाएगी मथुरा। और संस्थापक हो जाएंगे कुजूल कन्फ्यूशियस। सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनिष्क। सबसे प्रतापी राजा था कुषाण वंश का। अच्छा, कुषाण वंश में जो कनिष्क था, कनिष्क ने क्या किया था? सबसे इंपॉर्टेंट काम कनिष्क ने क्या किया कि शक संवत स्टार्ट किया था। शक संवत, इससे पहले हमने विक्रम संवत पढ़ा 58 ईस्वी में। अब हमारा यहाँ पे कनिष्क, कुषाण वंश में का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, उसने स्टार्ट किया शक संवत, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अभी भी। तो शक संवत स्टार्ट होता है 78 ईस्वी में। और कनिष्क के टाइम पर ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में। और जो अध्यक्ष थे बौद्ध विद्वान, उनका नाम था वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम पे कुंडलवन कश्मीर में, या फिर, और जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। उसके बाद कनिष्क जो है कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ये अनुयायी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कुषाण वंश शासकों ने कौन सी मुद्राएं जारी की? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा संख्या में, यानी भारी संख्या में क्या किए थे? स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ठीक है। जिनकी शुद्धता जो है, जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पहले हमने पढ़ा था किसमें? हिंदू यूनानी ने क्या किया था? सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए। उसके बाद सबसे भारी संख्या में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने स्टार्ट की? कुषाण शासकों ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कनिष्क था, कनिष्क का राजवेद था चरक, ठीक है। चरक, चरक जो है कनिष्क का राजवेद था, और जिसने एक रचना की थी चरक संहिता की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक संहिता की रचना चरक ने की थी, और राजवेद था ये किसका? कनिष्क का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है महाविभास, महाविभास सूत्र के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? वसुमित्र, ठीक है। तो ठीक है। तो वसुमित्र हैं महाविवाह सूत्र के रचनाकार। अच्छा, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवाह सूत्र के रचनाकार जो वहाँ महाविवाह सूत्र को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद अगर बात करें तो जो राजकवि थे जिनका नाम क्या है? राजकवि अश्वघोष, यानी कनिष्क के जो राजकवि हैं वो कौन है? अश्वघोष हैं। और इन्होंने एक रचना की है किसकी? बुद्ध चरित की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क के राजकवि का नाम अश्वघोष और इनकी रचना का नाम बुद्ध चरित। अच्छा, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विभूति रहते थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसुमित्र रहते थे, पार्श्व रहते थे, नागार्जुन रहते थे, और महाचेत रहते थे, साथ में संगरक्ष रहते थे। एक नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। और इनकी बुक का नाम पूछ सकता है, तो उनकी बुक का नाम हो जाएगा माध्यमिक सूत्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कनिष्क की जो मृत्यु है वो कब हुई? तो कनिष्क की मृत्यु हुई 102 ईस्वी में। और उसके बाद हमारे से हमारा खत्म हो जाता है कुषाण वंश। और कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछता है तो उनका नाम हो जाएगा वासुदेव, ठीक है। कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वासुदेव। अच्छा, कनिष्क के टाइम पर एक दो शैली यहाँ पे चली थी। एक थी गांधार शैली और दूसरा हो जाएगा मथुरा शैली। तो कनिष्क के टाइम पे ये दो शैली हमारी चली थी। उसके बाद ऋषभ मार्ग पर
रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। ठीक है, कुषाण थे। नियंत्रण मार्ग पर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, तो रेशम बनाने की तकनीक का विकास कहाँ पे हुआ? क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो कहाँ पे हुआ? चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। तो ये हमारे हो चुका है कुषाण वंश यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी आज 2 या 3 टॉपिक, हमने 4-5 टॉपिक हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट हो सकता है समझ में ना आए, थोड़ा डाउट रहे, तो उस चीज़ को कमेंट में पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ा हो सके तो उसे हम दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट और एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा और कोई भी बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगी इंग्लिश की। किरण की जो बुक है, धीरे धीरे मैं कम उसको उसे सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा फिलअप वाला टॉपिक चल रहा है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इसके अलावा हम एरर वाले पोर्शन को कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5। धन्यवाद।